Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आजकल अगर कोई शब्द भारतीयों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है तो वो है एंटी नेशनल। कभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्र एंटी नेशनल, तो कभी सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार एंटी नेशनल, कभी जेएनयू के छात्र एंटी नेशनल, तो कभी आमिर खान एंटी नेशनल। लेकिन आखिर इस शब्द का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? आपको बता दूं कि इमरजेंसी के टाइम पर एक ऐसा साल था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता था। ये कहानी है आर्टिकल 31D की, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और आज के इस एपिसोड में, KYC एपिसोड में, मैं आपको इसी आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। अब बेसिकली आर्टिकल 31D को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो कि इमरजेंसी के समय पास किया गया था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब आपको बता दूं कि इस पूरे संशोधन अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट को प्यार से इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ढेर सारे चेंजेस किए गए थे। इससे 40 आर्टिकल्स, प्रियम्बल और 7वें शेड्यूल को अमेंड किया गया था और 14 नए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। इसी अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब इस अमेंडमेंट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में ये भी लिखा था कि एंटी नेशनल गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत है, और इसी के चलते अब आर्टिकल 31D को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जा रहा है। बात करते हैं आर्टिकल 31D की। इसमें बेसिकली ये लिखा था कि ऐसा कोई भी कानून जो कि एंटी नेशनल गतिविधियों, एक्टिविटीज़ पर रोकथाम या उसके निषेध के लिए बनाया गया हो, ऐसा कानून तब भी वैलिड होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 या 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में ही क्यों ना बनाया गया हो। आर्टिकल 14 हम जानते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 19 देश के नागरिकों को कई फ्रीडम, स्वतंत्रता देता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, एक्सेट्रा। इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ आखिर होती क्या हैं। 5 पॉइंट्स थे इस पर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी गतिविधियां जिसका इरादा किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के बीच सद्भाव को खराब करना हो, या ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटीज़ जिनका इरादा आंतरिक अशांति पैदा करना हो या पब्लिक सर्विसेज को बाधित करना हो, या जिसका इरादा कानून द्वारा स्थापित की गई सरकार का ज़बरदस्ती तख्ता पलट करना हो, या फिर जिसका इरादा भारत के एक हिस्से का अलगाव करना हो, या फिर ऐसी गतिविधियां जो राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की एकता को अस्वीकार करती हो, या उस पर प्रश्न उठाती हो, या उसको बाधित करती हो। अब ये आर्टिकल एंटी नेशनल एसोसिएशंस यानी संघों को भी डिफाइन करता था। आर्टिकल 31D के हिसाब से ऐसा कोई भी संघ जिसके उद्देश्य ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेना हो, या जो बाकियों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हो, या संघ यानी एसोसिएशन के मेंबर्स एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो, ऐसे संघ एंटी नेशनल एसोसिएशंस कहलाए जा सकेंगे। लेकिन इससे पहले इस आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है 1 साल बाद ही इस आर्टिकल को 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा अप्रैल 1978 से कॉन्स्टिट्यूशन से इस आर्टिकल को इरेज कर दिया गया। अब 43rd अमेंडमेंट के बारे में आपको बता दूं। इस अमेंडमेंट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ये साफ साफ लिखा था कि आर्टिकल 31D द्वारा पार्लियामेंट को दिए गए पावर्स बहुत ही व्यापक प्रकृति के, यानी कि स्वीपिंग नेचर के हैं, और इनका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 31D को इमरजेंसी के तुरंत बाद हटा दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।